नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश यादव मंथन हिंदी संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिंदी में मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है। वर्णमाला से संबंधित जितने भी अन्य भाग हैं, जैसे भाग 1 से लेकर 4 तक मैं पहले से ही वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर। इसके बाद वर्णमाला का जो अगला भाग है, भाग 5 की बात करें तो अभी शुरुआत करेंगे। और वर्णमाला के भाग 4 में मैंने एक प्रश्न दिया था कि रा कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें, जिससे मुझे पता चलता रहे। तो रा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 4 प्रकार का रा नहीं होता है। कई लोगों के मन में विचार जाता है कि 4 प्रकार का रा होता है। रा केवल 3 प्रकार का होता है। जैसे बात करें तो एक ये रा होता है, दूसरा ऊपर लगने वाला और तीसरा नीचे वाला। ये ही रा होते हैं, 1 2। आप सोच रहे हो कि मैं इन पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे आने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अभी पिछले बार एसआई के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा भी गया था। जैसे सामान्य तौर पर बात करें, जैसे आशीर्वाद अपन लिखते हैं तो कई जगह पर आशीर्वाद इस तरीके से लिखा देखा जाता है, कई जगह पर आशीर्वाद इस तरीके से लिख देते हैं। जबकि सही वर्तनी के रूप में बात करें तो आशीर्वाद को इस तरीके से लिखा जाए, है ना। तो हमें पता नहीं होता कि कौन से राग को कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर जब अपन पृथ्वी लिखते हैं तो पृथ्वी में ये भी तो रा होता है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रा नहीं होता है। उन्हीं पर चर्चा करेंगे और प्रश्न कैसे आएगा ये थोड़ा सा देखेंगे, है ना। अगर हम पहले वाले रा की बात करते हैं तो पहले वाले रा को किस तरीके से बताया जाता है, तो पहले वाले रा में बताया जाता है कि सामान्य तौर पर बात करें कि रा पूरा है के पूर्व या पश्च बोले या बाद बोले, है ना। रा के पहले या फिर बाद में स्वर सहित व्यंजन आए तो रा कैसे लिखेंगे। तब ध्यान रखा जाए कि रा ऐसे बनाएंगे, और रा से पहले या बाद में कह रहा हूँ तो पहले व्यंजन है और व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। यहाँ भी व्यंजन है, इसमें भी स्वर मिला हुआ है। तब इस कंडीशन में अपन इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये रा पूरा माना जाता है, यानी इसमें स्वर शामिल है। दूसरे वाले रा में क्या देखा जाएगा कि रा रहेगा आधा। रा कैसा रहेगा? आधा के बाद, हमेशा ध्यान रखना, पहले नहीं, बाद में स्वर रहित नहीं सहित व्यंजन आए तो रा कैसे लिखेंगे। तो रा आधा है और इसके बाद में आने वाला व्यंजन कैसा है? पूरा, यानी इसमें स्वर शामिल है। और ये ऐसे तो ध्यान रखेंगे, जिस रा में हलंत लगा होता है यानी जिसमें स्वर नहीं होता है, वह रा हमेशा अगले वर्ड पर ऊपर जाता है। और यह भी याद रखना है कि हम कभी भी इसको अगले ही वर्ड पर लिखते हैं, बल्कि बोला पहले जाता है। तीसरे वाले रा की बात करते हैं जो नीचे की तरफ लगा होता है कि रा कैसा हो? पूरा हो के पहले, रा के पहले स्वर रहित, रहित का मतलब होता है के बिना, व्यंजन आए तो रा कैसे लिखेंगे। तब ध्यान रखें कि रा पूरा है और इससे आने वाला व्यंजन कैसा है? आधा है। तब इस कंडीशन में रा को हमेशा जिस वर्ड के, यानी जो वर्ड आधा आया है उस वर्ड के बाद अगर रा पूरा आता है तो रा पूरा आधे वर्ड के नीचे चला जाएगा। इस बात को विशेषता ध्यान रखना है। क्लियर है? इससे काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे, बाकी आप लोग समझ सकते हो। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि ये जो रा है वो, तो ये रा नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें ऋषि की मात्रा को शामिल किया जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर है? ये रा ना होते हुए ऋषि की मात्रा होती है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि शायद वर्णमाला की नई चीज़ें चल रही हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आए।
फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझसे पूछिए। मैं कोशिश इतना कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी अगर पुस्तक उठा करके देखोगे तो पुस्तक में सारे प्रश्न एक साथ, इतना टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मानो तो आप चेक कर सकते हो, और गारंटेड इतनी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, अगर एग्ज़ाम का प्रश्न छूट जाए तो आप मुझसे कहिए, है ना। आप कम से कम वर्णमाला का एक टॉपिक पढ़ के देखिए, और उसके बाद किसी भी जो ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं या कहीं भी कोई बुक्स मिलती है तो आपको उसके क्वेश्चंस लगा करके देखिए, अगर नहीं मिलते हैं तो बात करिए। क्लियर। अगले अपन बात करते हैं शब्दकोश। अगर अपन शब्दकोश की बात करें, डिक्शनरी की बात करें, तो जिस तरीके से अंग्रेजी में मीनिंग को ढूंढने के लिए जो उसके शब्द होते हैं, इंग्लिश के मीनिंग होते हैं, उनको ढूंढते हैं कि भाई कहाँ मिलेगा जा कर के, ऐसा तो नहीं है एन से शुरू हो रहा है तो एन पे जा कर के ढूंढते हैं, पी से शुरू हो रहा है तो पी से ढूंढते हैं। वैसे ही हिंदी में भी मीनिंग्स को ढूंढा जाता है, और मीनिंग्स को जब ढूंढा जाता है यानी शब्दों को जब ढूंढा जाता है तो इसमें जो शब्दों का क्रम आता है यानी जो वर्डों का क्रम आता है वो थोड़ा सा अलग आता है। कई बार आपने एग्ज़ाम में प्रश्न देखा होगा कि भैया क के बाद कौन सा वर्ड आएगा, शब्दकोश के अनुसार, है ना। काय के अनुसार है, शब्दकोश के अनुसार है। तो ऑप्शन में लिखे रहते हैं ख, दूसरे में ग, तीसरे में छ, चौथे में ह। तो आंसर्स अपन खा लगा देते हैं, क्योंकि जब अपन वर्णमाला पढ़ते हैं तो क और का के बाद खा, लेकिन ध्यान रखें कि ये नहीं माना जाएगा, शब्दकोश के अनुसार इसका आंसर माना जाएगा छ। अब वो किस तरीके से मानना है थोड़ा सा अपन देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि शब्दकोश की बात करते हैं तो शब्दकोश में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो चंद्रबिंदु के रूप में काम करता है, ये मान लीजिए। चंद्रबिंदु के बाद अंक की बात करते हैं, छोटा आ आता है, बड़ा आता है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अंग नहीं आएगा, पहले आ चुका है, ध्यान रखना है। इसीलिए कभी भी पूछा जाता है कि भाई पहला वर्ड कौन सा मानेंगे शब्दकोश का, तो शब्दकोश का पहला वर्ड इसको माना जाता है, ना कि छोटे आ को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आह को इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि आपको पता है आह खाली होता है और आह में किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द नहीं बनता, और जब शब्द नहीं बनेगा तो डिक्शनरी में शब्द होगा ही नहीं, तो ध्यान रखें। फिर का आता है और का के बाद आता है छ। ध्यान रखना, छ इसीलिए आता है क्योंकि का और श से मिलकर के छ बनता है, ध्यान रखें। फिर आएगा ख, ग, घ। इस अंगा को भी नहीं करते, आपको भी पता है इससे कोई शब्द नहीं बनता। च, छ, जहाज के बाद ज्ञा ज्ञानी, क्योंकि ज और यहाँ से ज्ञा बनता है। झ और या को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इससे भी कोई शब्द नहीं बनता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा को भी इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि इससे भी कोई शब्द नहीं बनता। ता के बाद आता है त्र, थ, द। त्र क्यों आता है? क्योंकि ता और रा से, है ना। न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। शा के बाद श्र श्रमिक वाला आता है क्योंकि श और रा से मिलकर के बनता है श, स और ह। पूछा जाता है कि शब्दकोश का जो अंतिम वर्ड आएगा, यानी कि किसी हिंदी की डिक्शनरी को, शब्दकोश को जब अपन उठाएंगे तो उसमें सबसे आखिरी जो शब्द मिलते हैं वो किस वर्ड के मिलेंगे? तो वो हा के मिलेंगे। ध्यान रखना, ज्ञा ज्ञानी के नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए शब्दकोश का अंतिम वर्ड हा है, जबकि पहला वर्ड अंक को माना जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से रखेंगे। जैसे मान के चलिए किसी का नाम इस तरीके से लिखा रहे, जैसे कई सारे नाम अपन को दे दिए, जैसे रमेश दे दिया, छत्री दे दिया, मनीष दे दिया, अंकुर दे दिया, है ना, अमर दे दिया। तो अपन इन चीज़ों को जब पता करेंगे, या
खेम दे दिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले वाले पे नंबर पे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले वाले पे हम सामान्यतः आ को लगाएं, लेकिन आ नहीं है, अंग आता है, इसीलिए पहले नंबर पे इसको मानेंगे। दूसरे नंबर पे अपन को दिखाई देता है तो अपन सोचते हैं आ के बाद खा आता है, क्योंकि खा के बाद फिर अन्य चीज़ें आएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा, तो दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे इसको ना लगाते हुए इसको लगाएंगे, और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा ये, और पाँचवें नंबर पे माँ आता है, और छठवें नंबर पे आएगा रा। यानी इनका क्रम इस तरीके से आएगा। अपन जो ऐसा सोचते हैं वैसा क्रम नहीं रहेगा। तो शब्दकोश समझ में आए। अगर नहीं समझ में आया एक बार मुझसे और क्लियर करके देखिए, है ना। अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कम से कम कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि कम से कम मुझे पता तो चलता रहे कि भाई आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ, उसको कुछ ना कुछ तो मतलब निकलना चाहिए। ये शब्दकोश हो गया। शब्दकोश के बाद आता है अपना बलाघात। देखिए ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं मिलेंगी सामान्यतः। अब पढ़ के देख लीजिए। बलाघात की बात करें या निपात की बात करें या व्यंजन गुच्छ की बात करें या द्वित्व व्यंजन की बात करें या संगम की बात करें, ठीक है। अब कई सारी चीज़ें सोच रहे होंगे सर ये पहली बार है, ऐसा सारी चीज़ें का। देखिए भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वो चीज़ आपको अवेलेबल कराऊँ जो कहीं ना कहीं काम आए। और कई लोगों को लग रहा है कि मैं भाई पूरी हिंदी पढ़ाऊँगा अभी कि नहीं पढ़ाऊँगा, डाउट में है बेचारे। तो आप टेंशन फ्री रहिए। शायद मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर दूँ और पूरी कंप्लीटली दूँ, है ना। पर बिना सहयोग के नहीं। आप जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत करिए थोड़ा सा, है ना। अब बलाघात क्या होता है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बलाघात होता है किसी भी शब्द विशेष पर या वर्ड विशेष पर या जोर देने के लिए या दबाव देने के लिए जिस वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। अब आप कहोगे तो इसको लिख के नहीं बता सकते हैं, केवल और केवल हिंदी है और हिंदी एक भाषा है, और यहाँ बोलने पर यानी कि जैसे जैसे बल पड़ेगा उसका अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि शब्दों में भाव बदलते हैं, और भाव बदलने पर यानी बोलने के तरीके से बलाघात से शब्दों के बोलने पर उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। क्लियर है। जैसे मैंने एक सिंपल सा लिखा, राजेश ने बाजार से आकर खाना खाया। साधारण सी बात है, कोई बड़ा स्पेशल नहीं है इसमें। लेकिन जब मैं कहता हूं कि राजेश ने बाजार से आकर खाना खाया, राजेश ने जोर दे रहा हूं राजेश पर, यानी कि लोग तो बहुत सारे थे लेकिन खाना केवल किसने खाया है, राजेश ने। अगर मैं यही बात कहूं कि राजेश ने बाजार से आकर खाना खाया, तो जोर बाजार पे दे रहा हूं, इसका मतलब वो बाजार से आया और उसने खाना खाया। अगर मैं यही बात ऐसे कहूं कि रमेश ने बाजार से आकर खाना खाया, खाना, तो खाने पर अगर जोर दूंगा तो यहाँ पर इसका भाव अलग निकलेगा। तो ध्यान रखें, इसको बलाघात कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक शब्द बलाघात होता है और एक वर्ड बलाघात होता है, सॉरी वाक्य बलाघात होता है। वर्ड विशेष पर पढ़े तो शब्द बलाघात, शब्द विशेष पर पढ़े तो वाक्य बलाघात, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं निपात की, तो निपात क्या होता है अपना, जिस तरीके से बलाघात है वैसे ही निपात है, और ये अव्यय है। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं तो अव्यय के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक भेद है, और उसमें अवधारक मूलक शब्दों के अंतर्गत इसको माना जाता है। लेकिन अपन यहाँ समझ लेंगे, जैसे सामान्यतः आप लोग कहते हो कि इस मकान में एक खिड़की है, इस मकान में क्या है, एक खिड़की है, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, एक खिड़की सामान्य सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ जोर देता हूँ तो ही लगा दूंगा, इस मकान में एक ही खिड़की है, और ही लगते ही इसका अर्थ क्या होगा, उस पर जोर देने लगेगा, यानी कि इसका विशेष महत्व होगा, और इसी को अपन क्या कहेंगे, निपात कहेंगे। क्लियर है।
व्यंजन गुच्छ की अगर अपन बात करते हैं, क्या होता है, इस व्यंजन गुच्छ को अपन संयुक्ताक्षर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब दो ध्वनियों को एक साथ एक श्वास के झटके में उच्चारित किया जाता हो, दो ध्वनियाँ, जैसे स्पष्ट या स्पष्ट, स्पष्ट बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। सटेशन होता है या स्टेशन होता है, स्टेशन होता है। क्यारी होता है ना, स्नान होता है, स्नान होता है, स्नान होता है। सकूल होता है, स्कूल होता है, स्कूल होता है। तो ध्यान रखना, जिन दो व्यंजनों को एक साथ एक श्वास के झटके में बोला जाता है उन्हें व्यंजन गुच्छ या फिर संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। अगला है द्वित्व व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में, एक यानी कि एक जैसे हों, यहाँ अलग अलग हैं लेकिन यहाँ एक जैसे होंगे, जैसे दिल्ली मान सकते हैं, पप्पू मान सकते हैं, कल्लू मान सकते हैं, लल्लू मान सकते हैं। यानी कि दो एक जैसे वर्ड एक साथ प्रयोग हों से द्वित्व व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ये है संगम। पिछले पटवारी के एग्ज़ाम में से आया प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हमें इस चीज़ की थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। काफ़ी चर्चित रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे क्या होता है कि अभी पटवारी के एग्ज़ाम में प्रश्न था कि भाई दो समान ध्वनियों के मध्य लगने वाले छड़ेक विराम को क्या कहते हैं। हम छड़ेक विराम जैसे ही सुनते हैं अल्प विराम की ओर भागते हैं, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो संगम को समझने के लिए सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि दो समान ध्वनियाँ, दो ध्वनियों के नहीं, दो एक जैसी समान ध्वनियों के मध्य लगने वाला जो छड़ेक यानी थोड़ा सा जो रोक है वो रुकते हैं, उस रुकने को ही हम संगम कहते हैं। इससे क्या है, अर्थ बदलता है। जैसे मान के चलिए आपने सुना होगा कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। तो यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही हो कि जो दोनों ध्वनियों के रूप में देखेंगे, वर्णों के रूप में देखेंगे तो समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं है इन दोनों के भी। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, थोड़ी सी रुकावट है, रुकना है। यानी कि यहाँ अगर अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मरहम मतलब एक दवा की बात कर रहा है, और जबकि यहाँ मर अलग है और हम अलग है। यानी कि मरहम का मतलब होता है खुद का मरना। जैसे अपन मान सकते हैं जल सा, जल के जैसा, ये होता है जल सा। यहाँ मिला हुआ है जलसा मतलब महोत्सव मनाना, जबकि जल सा मतलब जल के जैसा, समान, जल के समान। और यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जल सा, जल सा, जल सा मतलब सब। क्लियर है। तो इन दोनों के ये ध्वनियाँ समान है, इन दोनों ध्वनियों के मध्य जो छड़क विराम लग रहा है, इस छड़क विराम को ही अपन क्या कहेंगे, संगम कहेंगे। क्लियर है। यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगली अपन चर्चा जो रखेंगे मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, है ना। और आप थोड़ा सा शेयर करिए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगली की जो वीडियो क्लासेस रहेगी उस क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कौन कौन से वर्डों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, मात्रा कैसे लगाते हैं, स्वर कैसे लगाते हैं, उनको अलग कैसे करते हैं, ध्वनियाँ कितनी होती हैं और अक्षर कैसे होते हैं। क्लियर है। और जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं वर्णमाला के जितने भी हैं, और नया टॉपिक अपन शुरू करेंगे संधि के रूप में। क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और इसके बाद अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे संधि। तो संधि में लोगों को बड़ी परेशानी आती है, लेकिन ट्रिक के द्वारा सीखेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। बाकी अलावा आप मुझसे जुड़े रहिए और शेयर ज़रूर करें, है ना। थैंक यू दोस्तों।